हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और जिसमें हम आज संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत का पाठ 3 जिसका नाम है अकारांत पुल्लिंग शब्दः। इसमें हम पुरुष जाति के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा परिचय और दे दूं कि जो शब्द हैं संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में बांटे गए हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। इन बाकी शब्दों को हम एक तरफ रखते हैं, हम बात करते हैं जिस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पाठ आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमको पढ़ना है अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो इसके साथ ही हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पुल्लिंग शब्द जिसकी परिभाषा है, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। अर्थात यदि जिसमें हम पुरुष जाति के बारे में ही सिर्फ पढ़ते हैं वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं और आप अपनी जो पुस्तक है उसमें भी देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें लिखा है बालकः, वानरः, कपोतः, काकः, मयूरः, कृषकः, कुक्कुटः, शशकः। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर। ये पढ़ने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो भी शब्द हैं सभी शब्दों के अंत में विसर्ग लगी हुई है। देख पा रहे हैं आप? तो जो विसर्ग लगी है इससे हमें मालूम चलता है कि ये पुल्लिंग शब्द है। हर पुल्लिंग शब्द में जो भी एक वचन का होगा उसमें आपको विसर्ग जरूर दी जाएगी। और इसके बाद इस पेज में आप ये भी देख पा रहे हैं कि नीचे शब्द दिए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। जिन शब्दों के अर्थ हमको याद नहीं है या हमको मालूम नहीं है वो हम यहाँ से पढ़ करके सीख सकते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पर जानवरों के नाम भी दिए हैं, कई चीज़ों के नाम भी दिए हैं और कहना चाहिए प्रकृति से जो संबंधित चीज़ें हैं उनके बारे में भी दिया गया है। तो ये पाठ पेज जो है, इस पाठ में हमने ये पढ़ा है कि हमें जो भी शब्द पढ़ने हैं, लिखने हैं वो सभी किसके होंगे? पुल्लिंग शब्दों के होंगे। अब हम अपना दूसरा पेज देखते हैं। जैसा कि इस पेज में आप देख पा रहे हैं कि हमको कुछ तस्वीरें दी गई हैं और उनको 3 जगह पर लिखकर भी दिया गया है। पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। अब हम बात करते हैं किन संख्याओं से या किससे हमें पता चलता है कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो जैसा कि पहला आप देख पा रहे हैं एक कबूतर बना हुआ है, वो है कपोतः। दूसरा है द्विवचन जिसमें 2 हैं, गिनती कितने की होगी? सिर्फ 2 की। तो उसमें लिखा है कपोतौ, यानी कि शब्द के अंत में विसर्ग हट करके यहाँ पर अ की मात्रा लग गई। पुल्लिंग शब्दों में ही ऐसा होता है कि जहाँ पर द्विवचन में अ की मात्रा लगाई जाती है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं जहाँ 3 है, 3 का मतलब ये है कि 2 से जितने भी अधिक होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत जितनी गिनती है आप ले सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो वो जो है उसमें आप बहुवचन मान करके उसको पढ़ेंगे। इसमें मानने की बात इसलिए कही है मैंने क्योंकि जो भी 2 की संख्या से अधिक है वो बहुवचन ही कहलाता है। अब हम इनको यदि देखें कि संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं, मैंने आपको ये समझा दिया 1, 2, 3। तो ये वचन ऊपर आपको दिखाई भी दे रहे हैं। अर्थात संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक के बारे में पढ़ा जाएगा, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो। 2 में 2 के बारे में और बहुवचन में 2 से जितना भी अधिक हो जाता है, 3, 4, 5। तो ये सब आप समझ गए होंगे कि जो एक वचन है उसमें 1, द्विवचन में 2 और बहुवचन में बहुत सारे। तो इस तरीके से हमने अपने इस पाठ में सीखा कि जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं या जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। उसके लिए हम 1-2 उदाहरण भी ले सकते हैं, कपोतः, हंसः। और इसके अलावा संस्कृत भाषा में 3 वचन भी होते हैं और वचन 3 कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आपको पाठ समझने में कोई परेशानी है तो आप इसी में कमेंट करके बता सकते हैं, जो मैं आपको दोबारा से भी समझा सकती हूँ। दूसरी चीज़, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं जो आपके सामने हैं, इस तस्वीर में बहुत सारे जानवरों के चित्र बने हुए हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में
यहाँ पर लिखना है। आप अपने इस पेज में देख भी पा रहे हैं कि रिक्त स्थान दिए गए हैं, ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसमें आपको उसका नाम संस्कृत भाषा में लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेघ, मेघ मतलब बादल। बादल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 दिखाई दे रहे होंगे। और 2 बादल को हम क्या बोलेंगे? मेघौ। अगर एक होता तो मेघा हो जाता, और यहाँ पर 2 हैं तो हम बोलेंगे मेघौ। इसके बाद हाथी बना है, हाथी को गजः, शेर को सिंहः, व्याघ्र को यानी कि जो बाघ है उसको व्याघ्रः, सांप को सर्पः, बंदर को वानरः, पेड़ है वृक्षः, एक आप राहगीर देख पा रहे होंगे पथिकः, और इसके दूसरे साइड में आप देखेंगे एक गधे का चित्र है गर्दभः, फिर खरगोश है शशकः, एक पक्षी है कबूतर जिसको आपने पहले पेज में पढ़ा कपोतः, घोड़ा है अश्वः, हिरन मृगः। तो इस तरह से मैंने आपको एक जगह से शुरू करके दूसरे छोर तक पूरे जो चित्र दिए उनके नाम पढ़ करके बता दिए कि इनको आप संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे। तो आप इनको अपनी पुस्तक से भी देखेंगे तो आपको पिछले पेजों में ये मिल जाएगा कि जो मैंने बोला है वही शब्द वहाँ पर लिखे हैं। तो आप ऐसे जानवरों के नाम भी सीख सकते हैं, और 1-2 पक्षियों के नाम है तो वो भी सीख सकते हैं। तो आप इन चीज़ों से देखिएगा सब कुछ आसानी से समझ पा रहे हैं, यानी कि हम तस्वीरों के माध्यम से बहुत ही आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। यदि मैंने इन्हीं शब्दों को सिर्फ संस्कृत में बोला होता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर उनकी तस्वीरें बनी हुई थी, पिक्चर्स बनी हुई थी, तो उन पिक्चर्स के द्वारा जब मैंने उन शब्दों को बोला तो आप बहुत आसानी से उसको समझ गए होंगे। तो आप इन जानवरों के नामों को भी अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। आशा है पाठ जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।